अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो दो अलग अलग माइंडसेट्स हैं वो बहुत प्रोनाउंस होकर फिर से सामने आ गए। और ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, हमें तकरीबन रोज़ की कहानी मालूम होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो दो अलग अलग माइंडसेट्स वो प्रिवेल करते हैं, वो आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी तकरीबन एक साला मुद्दत के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर ऐसा लगा कि सब ने इंतखाब किया कि भाई आज हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में जो जज हजरात और साहिबा जो शामिल नहीं हुए, उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ एक सामने आ गया, उनमें से एक की तरफ से। तो क्या ये कहना सही है कि उनमें वही मौक़िफ़ शायद दीगर का भी होगा जो कि इस रेफरेंस में शामिल नहीं हुए? और दूसरी तरफ नाजरीन, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी बिल्कुल अभी इसी के टाइम से मुनासबत रखते हुए उन्होंने क्यों आया अक्सरियती फैसला जो था वो ठीक नहीं था रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो भी जो है खुलकर बड़ा बरमला तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आउट गोइंग चीफ जस्टिस अब तो हो गए हैं, वो उन्होंने इजहार कर डाला कि अक्सरियती राय में क्या लूप होल्स हैं, क्या लेक्यूनाज हैं, और किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी खुद जो है वो खिलाफ वर्जी है वो अक्सरियती फैसला जो कि पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद के हक में दिया गया था रिजर्व सीट्स के हवाले से। हर कोई नाजरीन बड़ा फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है, लेकिन क्या ये रुझान हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के लिए, इदारों के लिए, मौजूद अदलिया के लिए सही है? एक्चुअल सवाल ये है जो हम उठाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ पीटीआई के हवाले से भी बातचीत रहेगी नाजरीन, क्योंकि बड़े सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ जो कांग्रेस के लीडरान हैं वो फिर एक दफ़ा एकजुट होकर पीटीआई के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग इंसानी हुकूक का आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं जब व्हेन इट कम्स टू द पीटीआई, उनके मुताबिक अपने फैसले करें और वही एक फोकल पॉइंट रखा जाए वाइल डीलिंग विद पाकिस्तान। बहुत बड़ा मुतालबा है नाजरीन जो कि कांग्रेसमैन की तरफ से किया गया है पीटीआई के हक़ में। वंस अगेन इसको बड़ी तशवीश की निगाह से हुकूमत देख रहे हैं। बाकायदा फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये तो मदाखलत उस वक्त तो नहीं हुई थी, अब बहरहाल मदाखलत हो रही है। और पीटीआई के लिए नाजरीन क्या ये कहना भी दुरुस्त ना होगा कि इनको दूसरों की क्या ज़रूरत है ऐसी जमात को डुबोने के लिए, जबकि इनके अपने लोग जो हैं एक दूसरे को और जो है टांगे खींचने पे एक दूसरे की लगे हुए हैं और अपनी जो जैसे कहते हैं ना अपनी लुटिया खुद डुबोने पर तुले हुए हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। एक से बढ़कर एक बयानात आ रहे हैं दोनों इतराफ़ से। बुशरा बीबी की अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र कि उनकी रिहाई हुई एंड उनको जो है रिलीफ मिला, लेकिन उसको भी जो है डील के लेंस से देखा जा रहा है। हुकूमत तो ऐसे डील के लेंस से उसको देख ही रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को तो ये चीज़ बेनिफिट करती है कि हाँ हमने तो अपने जो हमारे डिट्रैक्टर्स थे उनको हमने डील दी है, वो तो डील के बेचारे मुस्तहक थे। लेकिन पीटीआई की तरफ से भी जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको किस तरह से देखा जाए, जब वो कह रहे हैं कि हाँ वाकई उनकी बातों से जब इस तरह का एक इंप्रेशन जा रहा है कि शायद डील हो रही है। कुछ पीटीआई के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब तो हमारा फ़ोन ही नहीं सुनते हैं, तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है पार्टी में। और फिर अब कई लोग जो हैं ये बातें भी करने पर आ गए हैं कि हुकूमत की तरफ से तो ये हो ही रही थी बातें, अब फैसल वाडा साहब भी अब मज़ीद इसमें दूसराहट कर रहे हैं। वो तो आज़ाद सेनेटर हैं और वो ये कहते हैं कि जो पीटीआई के बानी से जो मुलाकातें रुकी हुई हैं वो पीटीआई के लोगों ने खुद कहा है कि हमसे आप मुलाकातें इनकी रोकें और हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हमें एहतजाज करने का सख्ती से कह दिया जाता है। फिर नाजरीन जो इन फाइटिंग है पीटीआई के ख़ास तौर पर जो लॉयर्स ग्रुप है उनकी तरफ से, वो वही कहीं वपाले जान आगे आने वाले दिनों में ना साबित हो जाए। इस वक्त किसी भी जमात को इन मुश्किल वक्तों में सबसे ज़्यादा यकजहती की ज़रूरत होती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये लोग एक दूसरे की टांगें खींचने पर तुले हुए हैं। क्या स्ट्रैटेजी है नाजरीन, और क्या ये चीज़ें बिल्कुल किसी के नॉलेज के बगैर हो रही हैं या कोई प्री प्लान तौर पर कुछ चीज़ें चल रही हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीटीआई से भी सवाल पूछना ज़रूरी है कि कहाँ इस वक्त आपकी यकजहती जबकि उसकी आपको सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है, वो कहाँ गई इस टाइम पर? अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से बहरहाल नाजरीन देखते चलिएगा कि जो नुकात हमारे पास हैं, वाइल जो फेयरवेल अपने अपने अंदाज में दिया है आउट गोइंग चीफ जस्टिस को सबने, उन अहवाल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 1 साल 1 माह और 8 दिन ये प्रिसाइज मुद्दत रही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। उनके एजाज़ में रखे गए फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा और ख़ानदान के दीगर अफराद शरीक थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एचनायक, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान के अलावा सीनियर बुकला ने भी शिरकत की। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। इब्तदाई तौर पर ये रिपोर्ट्स थीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए रुखसत पर हैं। अलबत्ता आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मौसूल होने वाले ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और रेफरेंस में शिरकत न करने का ऐलान किया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में लिखा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मदाखलत के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह जो सर था वो रेत में दबाए रखा और चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नाजरीन कहा कि फ़ैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए और अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड या फुल कोर्ट रेफरेंस में जो है वो शामिल शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। ये नाजरीन कुछ जवाबात हैं जो आ रहे हैं दूसरी तरफ से। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है हो सकता है कि बेपनाह फैसले हमने गलत किए हों, हम कानून और कागज़ों पर चलने वाले लोग हैं, सच क्या है ऊपर वाला जानता है। दूसरी जानिब नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा को बहुत अच्छा इंसान पाया। जजेस में इख्तिलाफ राय को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ सुना। फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आइन और जमहूरियत के अमल में गैर मुतज़लज़ल रहे और चीफ जस्टिस हमेशा बुनियादी हुकूक के आज़ादी इजहार और ख़वातीन के हुकूक के अलमबरदार रहे। ज़ाहिर नाज़रीन बड़े दो अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं तो इन दोनों मौक़िफ़ पर भी बात होगी और फिर आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि तरमीम के हवाले से भी कह रहे थे कि अभी तो आप 26वीं आइनी तरमीम का जो ऑपोजिशन है वो गम मना रहे हैं, लेकिन अभी 27वीं जो आइनी तरमीम है वो भी इन द मेकिंग है, फिर क्या करेंगे। फौरी तौर पे नाज़रीन अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। मुझे पूरी बात में ज्वाइन किया है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामले पे अपनी जमात का बेबाक मौक़िफ़ रखेंगे। खुश आमदीद सर। बैरिस्टर दानियाल चौधरी नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली में ज्वाइन करते हैं, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए इत्तलात और नशरियात। वेरी वार्म वेलकम दानियाल साहब एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम। आपकी भी जो PMLN और आपकी अपनी ज़ाहिर है जो लर्नड आपकी लीगल ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन है, हमारे साथ होगी। और नाज़रीन नईम पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह बड़े बहादुर निडर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर वकला मामलात भी आप देखते हैं पंजोता साहब एज़ वेल एज़ पोलिटिकल वंस। वेरी वार्म वेलकम आपको भी। बात का आगाज़ मैं चांडियो साहब आपसे करना चाहूँगी, ये होने क्या जा रहा है। आप वैसे तो पीपल्स पार्टी ने बहुत तारीफ़ की कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं वो उनके होते हुए बिलावल साहब ने तो बाकायदा इंटरव्यू दिया है BBC को और उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो अपनी परवाह किए बगैर, अपने इख्तियारात का सोचे बगैर उन्होंने मुल्क का सोचा और उनके बगैर हो ही नहीं सकती थी 26वीं आइनी तरमीम। जबकि आप देख रहे हैं उनके फेलो जजेस उनके हवाले से क्या रिमार्क्स रख रहे हैं और PTI भी उनको कहते हैं कि भाई हम इन्होंने तो एक स्याह बाब हमारे लिए आप तमाम ने जो है वो मजीद आगे के लिए रकम कर दी है 26वीं आइनी तरमीम के साथ। इतनी सख्त तनकीद सर हो रही है आपकी तरफ भी और आउटगोइंग चीफ जस्टिस की तरफ भी। मेरे ख्याल में आपकी बड़ी मेहरबानी। जजेस तो जब से पाकिस्तान बना है अदलिया तो कायम दायम है और इतनी बासर रही है, लेकिन अल्लाह जिंदगी दे इफ्तिखार चौधरी को और उसके बाद इमरान खान साहब को, उन्होंने अदलिया को एक आम सी चीज बना दी है जिसमें बच्चे तबसरे कर रहे हैं। पहले पता ही नहीं चलता इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले कि कौन चीफ जस्टिस आए हैं, कौन जा रहे हैं। एक तरीके कार था उसमें आ रहा था जा रहा था, किसी को पता नहीं होता था। हमें नाम भी याद नहीं है। 2-3 मोहतरमा मुकर्रम जज साहबान गुजरे हैं वो हमें याद है, जिनका तारीख में बड़ा इज्जत वाला मकाम है। बाकी हमें तो याद भी नहीं है कौन होता। अभी तो मजाक है, लिस्ट पूरी जजों की लोगों को याद है, कौन सीनियर है, कौन 7वें नंबर है, होगा कौन 8वें पे कौन आएगा। आपस की लड़ाइयां, ये इफ्तिखार साहब को अल्लाह जिंदगी दे और खान साहब इमरान खान साहब को क्यों जिंदगी दे। खान साहब तो नहीं थे ना उस वक्त। खान साहब का सर क्या अमल दखल था इस फैसले में। मैं आपको बता दूं, इफ्तिखार साहब ने बुनियाद डाली और इस बुनियाद को जिंदा जावेद कर दिया और जवान कर दिया खान साहब के जमाने में क़यादत ने और वज़ारत उज़्मा ने। इस अंदाज से चीफ जस्टिस कभी सियासत में नहीं रहे जिस अंदाज से इस जमाने में रहे। आप तसव्वुर करें, चौधरी साकिब निसार ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है ये कभी सियासत में किसी जज साहबान ने की। आप बताएं। और चीफ जस्टिस साहब उसके बाद आए। मैं बड़े मंजाल साहब का एहतराम करता हूँ, कभी इस अंदाज से सियासत में जज साहबान ने बात की। आप बताएं अभी क्या हो रहा है। इस अंदाज से जजों ने बातें की हैं,
आपस की लड़ाइयां हमने तो सुनी नहीं कि जजेस की आपस की भी लड़ाइयां होती हैं, नहीं सुना है। फैसला होता है पता ही नहीं चलता, बाहर पता ही नहीं चला कि इत्तेफाक से हुआ है, इख्तिलाफ से हुआ है। इन्होंने मजाक बना दिया पूरी अदलिया को, ऐसे तबसरे में ले आए जैसे आम सियासतदान। जज साहब का एक वकार होता है। मैं काजी फायद ईसा साहब को जानता नहीं हूँ, बड़े अच्छे आदमी के इंसान के बेटे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन बड़े बावकार अंदाज से रहे। लगता है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान वो तो कह रहे हैं सर, उनके साथी जज तो कह रहे हैं हम तो फुल कोर्ट में इनके रेफरेंस में हिस्सा नहीं ले रहे। वो तो साथी जज उनके कह रहे हैं उन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा लिया और हर चीज से लाइल्म हो गए। इतनी सख्त तनकीद सर। फिर मैं कहता हूँ ये शुतुरमुर्ग एक जस्टिस दूसरे चीफ जस्टिस के लिए कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने कहा है? ये जबान और ये लहजा कभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्तेमाल हुआ है? हाँ ये तो है, बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है खत में। सही बात है, कभी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये रवाज इन्होंने डाल दिया। इस अंदाज से अदालतें एक दूसरे पर बात कर रही हैं। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक जिस किस्म की बातें आती रही हैं, कभी आपने ऐसी बातें सुनी है? जज साहब ने ऊपर बैठकर जिस अंदाज से आवाम से, खवातीन से। अच्छा चांडिया साहब, मैं अगर आपसे अर्ज कर पाऊं कि इस बात का जरूर जवाब फरमाएं। वो कहते हैं 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखा था कि हमें हरासा किया जा रहा है, तो ये भी बड़ी कहते हैं शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है आउट गोइंग चीफ जस्टिस से उनके कॉलीग्स को कि आप हम लोग हरासा हो रहे थे, आपने हमारे खिलाफ हमारी हरासगी के खिलाफ क्या किया? मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा था, जो आपने सवाल पूछा था, उसके जवाब में ये सारी बात आई है। मैं काजी साहब की तरफ से कोई वकालतनामा नहीं दाखिल किया हुआ है कि जब दूसरे जज साहबान के मौक़िफ़ को गलत बयान दूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, इस किस्म की फिजा पहले नहीं थी। जज साहबान तो पहले नहीं थे, सही बात है, कमेटियों में बैठते थे, कभी इस अंदाज बोलते थे। मैं ये कह रहा हूँ ये रवाज डाला है इफ्तिखार चौधरी साहब को अल्लाह जिंदगी दे और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, नहीं तो कभी नहीं होता था। बहरहाल आपने जाहिर है दोबारा भी जो है वो आपने खान साहब को भी कसूरवार ठहराया है कि उन्होंने भी जिंदा जावेद कर दिया। ये इसका जवाब पंजोता साहब जरूर फरमाएं, लेकिन पंजोता साहब आप पहले दानियाल चौधरी साहब की भी बात ले लें ताकि आप कलेक्टिवली दोनों का जवाब आप फरमा पाएं। क्योंकि दानियाल साहब आपकी गवर्नमेंट तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई पर। आपने कहा कि संगजानी के मकाम पर बाकायदा पुलिस वैन पे हमला करके इन्होंने अपने कारकुनान को जो है वो फरार करवा लिया पुलिस की तहवील से। बहुत सीरियस इल्ज़ाम है। वो कहते हैं हम लोग तो बेचारे इस वक्त हमारे बानी को तो ना खाना मिल रहा है ना बिजली मिल रही है जेल में। आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये तो पुलिस वालों पे हमला आवर हो गए। तो ये तो इनमें तो ये लोग तो बहुत इस वक्त अभी आपको पता है कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमने क्या किसी पे जुल्म करना है, हमने क्या किसी पुलिस वैन पे हमले करने हैं। बहुत आप लोग ये कह रहे हैं फिक्टिशियस इल्ज़ाम इतना बड़ा। शेख वकास अकरम ने भी यही बात की है, सुन लीजिए चलें। उन्होंने कहा है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, जबरदस्ती तमाम प्रिजन्स को बाहर लाके खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे हैं कि आप यहाँ से भागें। वो इस वक्त भी वहां सड़क पे खड़े हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे। जी दानियाल साहब। मौलाना देखें, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मुल्क में जब भी कोई चीज़ होती है तो उसका इल्ज़ाम ही किसी और पे लगाते हैं। आज जो उन्होंने किया, जो आज उन्होंने हरकत की और उससे वो इतनी बैडली फिर एक्सपोज हो गए जो उन्होंने हरकत करने की कोशिश की। हकीकत में उन्होंने उस एमपीए का बेटा उधर क्या कर रहा था, उन्होंने गाड़ी के ऊपर पथराव किया, उनको रोका, हवाई फायरिंग की, आपने टायर फाड़े गाड़ी के। इन्होंने तमाम चीज़ें की, ये इसलिए की कि इन लोगों को भगा के ले जाएं ये केपी के, और उसके बाद ये पूरा एक ढंढोरा पीटें कि हमारे बंदों को उठा लिया गया है, हमारे बंदे गायब हो गए हैं, हुकूमती एजेंसीज़ ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, कि अपनी फिर ये दोबारा मरी हुई सियासत को दोबारा उस चीज़ के ऊपर ज़िंदा करें। देखें, इनकी जो सोच है ये कोई नई नहीं, इनकी जलाओ घिराओ ये झूठ की जो सोच है ये बहुत पुरानी है। क्या हम भूल गए कि हमने इसी तरह टॉक शोज़ में बैठ के बता रहे थे कि फ़नाइल के कतरे पिलाए गए हैं या नहीं? क्या हम भूल गए कि हम इसी शो में बैठ के कह रहे थे कि जहर पिलाया गया है या नहीं? या हमने इन्हीं शोज़ में बैठ के फैसला कर रहे थे कि जेल में जहर पिलाया गया है नहीं? या फिर हम इसी शो में बैठ के फैसला कर रहे थे कि शहबाज गिल के साथ बदकारी हुई है या नहीं हुई? देखिए, ये इनके सब तरीक़ेकार, ये बातें चीज़ें, ये हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं, इसी तरह झूठ पर झूठ बोलते हैं।
जब ये एक्सपोज हो गए, पकड़े गए, बंदे पकड़े गए, इनके अपने बंदे पकड़े गए, इनके MPs के बच्चे पकड़े गए, तो मुझे बताएं वो सारे बंदे वहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने गाड़ियाँ क्यों रोकी? उन्होंने क्यों पथराव किया? ये तो बंदे, या तो अब ये भी कहें कि हम उन बंदों को उठा के घरों से लाए हैं, वो घरों पे सो रहे थे, हम घरों से उठा के लाए हैं। नहीं तो वो कहाँ कह रहे हैं कि दानियाल साहब, बैरिस्टर साहब, उन्होंने कब कहा कि वो बंदे उनके थे? वो तो कह रहे हैं वो तो अननोन लोग थे, और हमेशा की तरह अननोन, गैर वो क्या कहते हैं उसको, नामालूम अफराद इनके बिहाफ पर काम करते हैं और आप लोग इनके मत्थे मार देते हैं कि ये ले आपके बंदे। 9 मई में भी यही किया वो कहते हैं, और अभी भी आप लोग ये कर रहे हैं। देखिए ना, बिल्कुल 9 मई में नामालूम अफराद थे, जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर थी वो नामालूम थी, जो इनके नियाजी साहब के कज़न थे, भांजे, जो ट्राउज़र हिला रहे थे वो नामालूम थी, ये हसन नियाजी, या इनकी यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन नामालूम थी, या इनके और बंदे जो वीडियोस, मुराद सईद जैसे लोग वीडियोस बना के कर कह रहे थे हमला करो और वहाँ वीडियोस में मौजूद थे, शायद वो नामालूम थे, और अब भी नामालूम है। मैं एग्री करता हूँ, जो इनके MPA के बेटे हैं, जो उनके भांजे हैं, के बेटे जो उनके और रिश्तेदार हैं, जो एक और पॉलिटिकल लोगों के बंदे पकड़े हैं जो वहाँ से मौके पे, वो सारे नामालूम हैं, और इनकी हर चीज़ नामालूमियत पे ही ख़त्म होती है। देखिए ये जो सोच है ना इनकी, ये कोई नई सोच नहीं है, ये इनकी बड़ी पुरानी सोच है, और इसी तरह इनका तरीका वारदात है कि पकड़े जाओ तो फिर गालियाँ दो, और अगर निकल जाओ तो दूसरे को गालियाँ दो, ठीक है ना। आइदर वे इनका यही, दिस इज़ द वे दे ऑपरेट। इसी तरह ये गाली गलोच और नफरत की सियासत करते हैं, और इसी तरह करते रहेंगे। ये पंजोता साहब, अभी नामालूम की खूब उन्होंने तशरीह की कि क्यों ये लोग आपके लिए नामालूम थे और अभी भी नामालूम हैं। आपके MPA के बेटे पकड़े गए हैं, आप अभी भी उनसे इनकारी हैं, इसका जवाब ज़रूर फरमाएं। और दूसरा ये भी फरमाइए कि ये जो डील का इल्ज़ाम अब लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो डील के तहत हुई है, और आपकी अपनी पार्टी के लोग भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, शौकत यूसुफजई कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर तो फ़ोन ही नहीं सुनते हमारा, और फैसल फरीद साहब कह रहे हैं कि उनको जो लीगल टीम से निकाला है वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने खान साहब को जाके सब बता दिया था कि ये आपके लोग कोई एहतजाज नहीं करना चाहते हैं, ये किसी और के एजेंडे पे अमल पैरा है। ये हो क्या रहा है आपकी इन फाइटिंग आपकी अपनी पार्टी में, पंजोता साहब? बहुत शुक्रिया मुना आलम, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात ये कि काजी फैसल के हवाले से, दूसरी बात की गई हमारे ऊपर वो सारा जो मलबा डाला जा रहा है, वो सारा इंसिडेंट खुद करके और प्री प्लान सारी प्लानिंग बना के करके तो हमारे ऊपर किया जा रहा है। दोनों का जवाब। और फिर तीसरी बात का, देखिए पहली बात तो यह है कि काजी फैसल साहब ने जिस तरह से मुल्क के अंदर नाइंसाफियां की हैं, चलें हम तरीके इंसाफ, हमारे साथ जुल्म हुआ, पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म हुआ, सहाफियों के साथ हुआ या जिसके साथ भी हुआ, वो तो ठीक है, वो कह रहे होंगे, वो गलत कह रहे होंगे, सारे झूठे होंगे, काजी फैसल साहब सच। लेकिन उनका अपना इदारा, वो जो लेटर है मंसूर साहब का और वो 6 जजेस का उस रेफरेंस के अंदर ना बैठना, वो वाज़ेह कर रहा है कि वाकई आप शुतर मुर्ग की तरह रेत के अंदर आपने सर घुसाए रखा। जब बाहर से मुदाखलत हुई, जब इंटरफेरेंस हुई, आपने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, आपने बिल्कुल अदलिया की साख को तबाह किया, वो वाज़ेह कह रहा है लेटर। और आप ये भी देख लें कि हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस जो है वो उन्होंने खुद लगाया और उसके अंदर फैसले दिए। ये फ्लोर क्रॉसिंग किसने की? आर्टिकल 63A के ऊपर फैसला देकर फ्लोर क्रॉसिंग को जो है वो जायज करार देना, और 7-8 फरवरी जो डाका डाला गया है उसके ऊपर दरखास्त के ऊपर समाअत ना करना, 9 मई जुडिशल कमीशन बनाना था, वो कमीशन ना बनाना, जो 8 फरवरी में आरुज थे वो इंतजामिया से लेकर देना, बल्ले का निशान छीनना। मतलब आपने क्या क्या किया? फंडामेंटल राइट्स की जितनी वॉलेशन हुई, आज मेरा भाई इंतजार हुसैन पंजोता अभी अगवा है और उसे 3 हफ्ते होने वाले हैं। क्या आपको जरा भी ख्याल है कि आप कोई दरखास्त उठा लें, आप कोई सो मोटो ले लें, या हमारी कोई दरखास्त है उसके ऊपर फैसला देकर या उसकी बाजियाबी को लिए कोई सदेबाब करें? आप बड़ी ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, आप कहते हैं कि मेरे सामने फैसला, कौन सा फैसला जो आपने इंसाफ के ऊपर मबनी दिया है? जब आपके साथी जजेस, 6 जजेस, उन्होंने लेटर लिखा और ये कहा कि जनाब मुदाखलत हो रही है, कैमरे लगाए जा रहे हैं, खुदा का वास्ता है इसके अंदर इंटरफेरेंस कीजिए, आप उस पर भी काम हो रहे हैं। तो आपने इंसाफ किसको दिया है? PMLN को दिया है, नवाज शरीफ को दिया है कि उसे हल करके इलेक्शन में लेकर आए। ये इंसाफ है कि आप चोरों को, करप्ट लोगों को ऊपर मसनद के ऊपर बिठा दें, एक दिन फर्द जुर्म लगना और उसी को, शहबाज को, दूसरे दिन आपने वजीर आजम बना देना है और उसके ऊपर आप गवाहियां देंगे कि जनाब बड़ा जबरदस्त काम हो गया, उस वक्त भी फैसला गलत हुआ था, फलाना धरना भी गलत हुआ था और मैं 50 साल बाद इंसाफ दें, आप उनके ऊपर भी फैसला करें। लेकिन जो अब लोग बेगुनाह, बेकसूर सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनते हुए जेलों में पड़े, क्यों नहीं आपने उनकी दरखास्तें लगाई? क्यों नहीं आपने उसके ऊपर नोटिस लिया? नहीं लिया। इसी वजह से आपने दिखाई दिया जा रहा है। दूसरी बात,
देखिए संजानी जो सारा मामला हुआ, पहली बात यह है कि 82 लोग जो हैं, ये तमाम के तमाम लोग, जब इनको 2 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था पुरअमन एहतजाज के ऊपर कि वो आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि अदलिया आजाद होनी चाहिए, उनकी जब बेल हो गई तो फिर नए मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया। नए मुकदमे में गिरफ्तार करके उन्हें लाया गया इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अदालत देखते ही उसने डिस्चार्ज कर दिया। फिर तीसरे मुकदमे में आपने सेक्रेटेरिएट थाने की FIR के अंदर उन्हें नामजद किया और कहा कि हम आप उसमें गिरफ्तार कर रहे हैं, और जब आपने देखा कि अब जो है वो कोई मुकदमा बचता नहीं है तो आप नए मुकदमे में गिरफ्तार करके और फिर अपने प्लान के मुताबिक वहां पर ले जाते हैं। जब अदालत मतलब आप एक मिनट थोड़ा क्लैरिफाई कर दें पंजोता साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो लोग थे ये पहले ही पुलिस की तहवील में थे, इनको वहां पर मौका वारदात पर लाकर छोड़ दिया गया, और पूरा वो जो कह रहे हैं वो जो स्टेज सेटअप हुआ था वो आप कहते हैं खुद पुलिस ने किया था, सेटअप किया था उन लोगों के खिलाफ ताकि उनको दोबारा धरा जाए? मैं बिल्कुल, ये सारे जो 82 लोग थे ये सारे अदालत के अंदर पेश किए गए, अदालत ने डिस्चार्ज किया, उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मुकदमे में इन्वॉल्व कर लिया, और जब ये उस कश्मीर हाईवे के ऊपर उस फैसल टाउन से मोड़कर वापस ले आ रहे थे, हालांकि अगर जब आपने अटक जाना हो ना वापसी तो आप मोटरवे लगते हैं, मोटरवे से आपको बुरहान इंटरचेंज लगता है, वहां से आप उतरकर अटक जेल जाते हैं। आप आए जब उस रास्ते से हैं, आप फैसल टाउन लेकर संजानी रास्ते पर इसलिए गए क्योंकि आपका प्लान था, और वहां पर आपने जाकर आपका SHO है उसने शीशे तोड़े, और शीशे तोड़ के वहां पर सबको कहा कि जनाब देखो जी सारा हो गया और आप भागो। नहीं पंजोता साहब, वो तो उन्होंने नहीं कहा दानियाल साहब ने कि शायद आपके MPA के बेटे गिरफ्तार हुए जो ये कर रहे थे, जो शीशे तोड़ रहे थे और जो गाड़ियों के टायर फाड़ रहे थे? मैं भी बताता हूँ, जब कल बेल्स डिसाइड हुई वो लोग कार लेकर अडयाला जेल गए, अडयाला जेल से वो उनके साथ क्योंकि नए मुकदमे में गिरफ्तार करके उन्हें लाया गया दोबारा इधर, तो डेफिनेटली वो साथ साथ थे कि क्यों फिर दोबारा, अब उन्होंने फॉलो तो करना है ना केस को। जब इधर से डिस्चार्ज हुए तो उन्हें कहा गया कि आप ये रो कार लेकर जो कल वाली है आप आ जाएं अटक जेल में, वहां सारा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। वो इसलिए साथ थे, और आप वो अगर या उन्होंने भगा कर ले जाना होता है या कोई भागने का प्लान बनाकर रखता है तो वो फिर सारे के सारे दोबारा पकड़े जाने थे। ये कैसी मंतक है? आपने 2-3 बड़े ना टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं, मैं दानियाल साहब से पूछूंगी कि ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इनका क्या जवाब है कि एक तो रास्ता तब्दील किया गया जहां पर आप कहते हैं कि एक वो जो एक मुबैना तौर पर एक इंसिडेंट का सीन क्रिएट करना था फेक, वो किया गया, और जाहिर है एक और सवाल नाज़रीन इसमें शामिल करेंगे ब्रेक का, मुझे कहा जा रहा है जब वापस आएंगे कि मियाँ साहब जो हैं अब चूंकि लंदन रवाना हो रहे हैं तो PTI के जो कई अकाउंट्स है वो उनके आने आमद को और उनकी रवानगी को पाकिस्तान से एग्जैक्टली साल हो गया है तकरीबन, उससे वो मिला रहे हैं कि जो काजी फैज़ ईसा साहब थे आउटगोइंग चीफ जस्टिस, उन्हीं के टाइम पे वो आए और तभी जब जैसे ही वो गए तो मियाँ साहब भी रवाना हो गए। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं दानियाल साहब? स्टे विद अस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ एक मामला लाती हूँ। 27वीं आईनी तरमीम की अब बाज़गश्त चल रही है, तो अभी तो एक आईनी तरमीम जो है वो PTI को हजम नहीं हुई है, वो उसके ऊपर आप पे कड़ी से कड़ी तनकीद कर रहे हैं। अब आप 27वीं की भी अब सुनने में आ रहा है रविश में है, और बिलावल साहब ने BBC को जो गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने एक और बात की है जिसमें उन्होंने खान साहब का एक जिक्र किया है। मैं आपको आपके सामने आपके खिदमत में पेश करती हूँ कि क्या कहा है बिलावल साहब ने, फिर उसका आप ज़रा जवाब फरमाइए, मैं समझने में मदद दीजिएगा ज़रा। क्या हमने वही काम इन्हीं लोगों के साथ किया हुकूमत में आने के बाद? नहीं, हमने एंड किया ये साइकिल। पाकिस्तान की तारीख में ये साइकिल एंड हुआ 2008 से 2013। Who broke the cycle? पीपल्स पार्टी ने, किसी और ने नहीं। इमरान खान नियाजी मुकमका कहता था जेल तो सजा होता है, छुट्टी के लिए नहीं। अगर साइकिल एंड होना है, he has to end the cycle and he's in no mood to end the cycle। जी, साइकिल एंड होना है तो खान साहब ने एंड करना है साइकिल, ये जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम और मतलब बिलो द बेल्ट बातें करने का, एंड ही इज़ इन नो मूड टू एंड द साइकिल, ये कह के बात का अपनी इख्तिताम किया बिलावल साहब ने। तो क्या उन्होंने साइकिल एंड करना है? सर वो तो अभी जेल में पाबंद सलासल हैं, वो तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह करके अभी उनकी अहलिया को जो है वो रिहा किया है, और उनकी जो हमशीरा हैं शायद अब उनकी भी रिहाई होप के वो हो जाए। वो कहते हैं इंतकाम की सियासत वो का एंड करेंगे, वो तो इस वक्त पाबंद सलासल है, खुद आपने उनके ऊपर मुश्किलात के पहाड़ तोड़ दिए हैं आजकल। मेरे ख्याल में आपने अपनी गुफ्तगू को मुतनाज़ा बना दिया है ना, और उनकी रिहाई की बात भी की है ऐसे हवा की तरह। आप ऐसे ही समझते हैं बस मामूली बात है, उनकी बहनें भी रिहा हो गई, उनकी खातून अवल उनकी जो खातून है वो भी रिहा हो गई, ऐसी बात है। पहले जब भी कोई बात होती थी तो खान साहब कहते ये मुझसे इनारो मांग रहे हैं,
ये पीपल्स पार्टी एनआरओ मांगती है, पीपल्स पार्टी अपने केस से जाती है। बिल्कुल इस बार तरीका अलग है, खान साहब ने एनआरओ लिया है, इतनी को आसानी से इतनी जल्दी ये मिल जाती है। जो कल तक आदमी रिहा नहीं हो सकता था, उनकी शरीक हयात हामी है, उनकी रिहाई का जेल तो हामी नहीं है, लेकिन जो रिहाई का तरीका क्या है, शरीक हयात भी रिहा हो गई, 2 बहनें भी रिहा हो गई। सर दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। आप कंफर्म कर रहे हैं कि क्या कोई आप कह रहे हैं डील हुई है, उसके नतीजे में रिहा हुई है? वो 9 महीने बाद रिहा हुई है। मैं यहाँ तो 12 महीने 3 साल जो जेल काट के निकले उनके लिए भी आप डील बोलती हैं। ये तो कोई इतनी मुद्दत तो नहीं गुजरी, इतना अख्तियार तो नहीं गुजरा। वो जिनके लिए डील कहते हैं आप, उनके सियासी कैदियों को इतनी आसाइश नहीं थी जितनी इनको। आज मुझे सब्जी खानी है, आज गोभी खानी है, ये रियायतें क्या कहेंगे इनको आप? आजमाइश तो नहीं कहेंगे। वो कहते हैं मेरा ससुराल है, भाई ससुराल है तो रुको ना, भागे कहाँ जा रहे हो? ये सारी हमें दिखाने की है, लोग जान जाते हैं। आपने जो रोल प्ले किया है अमेंडमेंट में, लोग आपको मशकूक देखते हैं, आपको आपके इस रोल को कोई शफाफ और साफ नहीं समझते। नहीं, इन्होंने क्या रोल प्ले किया है? इन्होंने तो वो कहते हैं हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अमेंडमेंट रोकने के लिए। अब उनके लोग अगर आपने किसी तरह से अपनी तरफ कर लिए तो वो तो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आप जो बातें कर रही है समझती आप भी सब है। अभी ये तरमीम खत्म हुई है, आप समझाए ना। हाँ जी जी, आप बताएं सर क्या रोल है? हम तो इनकी बात मान रहे हैं ना फेस वैल्यू पे। अभी मैं नहीं चाहता आपको इम्तिहान में डालूं। अभी तरमीम खत्म हुई है, अभी खुद अपनी मुलाकातें भी खुल गई हैं, शरीक हयात हो गई हैं, कह रहे थे 2 बहनें होगी, वो भी आजाद हो गई। अच्छा, यानी इन्होंने आप कहते हैं अंदर खाने सपोर्ट की है तरमीम को, जिसके नतीजे में अब ये रियायत की बारिश इनके ऊपर हो रही है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो अभी इनसे दूर हूं, मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ के मतलब। लेकिन वावडा साहब जिसको आप कह रहे थे आजाद है, कोई आजाद नहीं है। वावडा साहब आजाद नहीं है, वो बड़े पकड़े पकड़ाए सेनेटर है। जो वो फरमा रहे हैं वही बातें दुरुस्त है। अब क्या कह रहे हैं, ये रिहा हो जाएंगे। उनको पता है। आप पीटीआई के रहनुमाओं को देख लें, उन्होंने पहले ही पेशेंगी कर दी, 15 दिन में हालात बेहतर होंगे, 8 दिन में हालात कैसे पता चलता है आपको? आप कितनी बड़ी लेवल की सतह के नजूमी है। असल बात है हुक्मरानी में रहे हैं, ताल्लुकात हैं, जो आज तक बीबी जरा गौर करें, जो आज तक कहते हैं कि मैं स्टेबिलिटी से बात करूंगा, मैं हकीकी हुक्मरानों से बात करूंगा, वो बेखबर और कमजोर कैसे हो सकते हैं? अच्छा जी, हाँ बताएं भाई पंजोता साहब। ये तो उन्होंने कहा कि हाथी के दांत जो हैं वो खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, और डील के नतीजे में आपकी जो खामोश हिमायत थी उसके नतीजे में ये रिहाइयां और ये ठंडी हवाएं आपकी तरफ चल रही हैं। आपने एक सेकंड तरमीम पर जितना आपने शोर किया, जितना तासुर दिया, उसने कोई किरदार दिखाया आपने? आप बताएं भला, बताएं असल हकीकी मुखालफत बताएं। आप कहते थे हकीकी आजादी, अब हकीकी मुखालफत बताएं, आपने क्या की तरमीम की? पंजोता साहब क्या किया बताएं। आपके आधे रहनुमा तो हिमायतें कर रहे हैं, आधे रहनुमाओं का रवैया तो देखिए आप। क्या छुप गया है, क्या लोगों को उल्लू बनाते फिरते हो? वैसे बाय द वे ये भी बड़ी दिलचस्प बात है पंजोता साहब, मैं अगर आपसे इसी बात में इजाफा कर पाऊं, बहुत सख्त सवालात आपके रोल के ऊपर उठाए हैं चांडियो साहब ने, और साथ साथ शुएब शाहीन साहब भी कहते हैं कि हमें याह्या अफरीदी पे कोई एतराज नहीं है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोग मतलब कोई चल तो रहा है मामला फिर अंदर खाने, ये बातें ये इंडिकेट कर रही हैं। मर्जी का मेडिकल बोर्ड भी गालिबन मिल चुका है अब आपको। नहीं देखें, ये बात जहाँ पर याह्या साहब की है तो ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर अटैक शुरू कर दे और वो फिर इनकी जो है उनके साथ एक मुतनाज़ा शख्सियत बनाकर खड़ा कर दी जाए। तो हम बिल्कुल किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, हम तो उस असूलों के खिलाफ हैं, हम तो उस चीज़ के खिलाफ हैं कि जो गैर आइनी अमल किया गया है, गैर कानूनी अमल किया गया है और उन लोगों ने किया है जिनको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया। तो हम बिल्कुल अपना मौक़िफ़ क्लियर रखते हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि मंसूर जो है उनको होना चाहिए था चीज़ें, हम तब भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होना चाहिए था। और जहाँ बात कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स दिया, अभी भी हमारे कोई मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं, 600-650 इस्लामाबाद के अंदर और बाकी पिंडी के वर्कर्स अभी भी हमारे पाबंद सलासल हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए आजम सवाती साहब, वो भी अभी इसी टाइम के ऊपर जो है वो अंदर है।
इसी तरीके से उनकी बहनें अभी तक उनकी रिहाई जो है वो नहीं, हालांकि उनकी बेल हो गई है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजू था, वो अगवा है कि उन्होंने पटिशन दायर की और वो अक्सर चाहते थे कि खान साहब का मौक़िफ़ बाहर न लेकर आए, इसलिए उठा लिया गया। अभी तक उनको 3 हफ्ते होने वाले। और अगर बाकी देखा जाए तो मेरे ऊपर कुछ 4 मुकदमात इन दिनों में बन गए हैं। 2 पहले के ऑलरेडी थे, एक काजी फैसल साहब के ऊपर जो वो एहतजाज हमने किया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो चांडियो साहब फिर ये भी तो बात कह रहे हैं, ठीक है आपने गिनवाया कि अभी तक आप लोगों को किन किन पाबंदियों का, मुश्किलात का सामना है अभी तक, लेकिन वो जो अच्छी बातें आ रही हैं वो भी कहते हैं कोई डील का नतीजा है। ये 9 माह कहते हैं बहुत ज्यादा अरसा नहीं है, 12-12 साल लोगों ने जेल में काटे हैं, उनको खान साहब कहते थे मुकमुका करके बाहर आए हैं, तो 9 माह बाद जो निकल आए हैं वो तो कहते हैं फिर डील का बड़ा क्लियर तासुर जा रहा है आपकी तरफ से। इसको कैसे डिस्पेल करेंगे? बड़ा मतलब सीरियस एलिगेशन नहीं है आपकी तरफ? रेंजर्स के हमले हो रहे हैं, कोई डील नहीं है, वर्कर्स को गिरफ्तार किए, लाठी चार्ज किया जा रहा है, आज भी जो 82 हमारे लोगों को बार बार पकड़ रहे हैं, ये कैसी डील है? कोई डील नहीं है। बीपी ने बड़े दिलेरी के साथ ये जेल काटी और उसने कहा कि मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी, और उसने करके दिखाया। जितने मुकदमात थे आपने बना लिए, हर मुकदमे में अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। उनकी हमशीरा भी मेरा ख्याल है वो भी रिहाई उनकी भी हो गई है, बहनों की, खान साहब की। जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि बहनें, बल्कि उस पे तो आप लोगों पे उल्टी तनकीद हो रही है कि उनसे तो कोई जेल में मिलने भी नहीं जाता था खान साहब की बहनों से। नहीं, देखिए मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, इन्होंने मुलाकात की एक्सेस नहीं दी, हर एक ने राब्ता की कोशिश की, हर एक ने वहां पर एक्सेस लेने की कोशिश की। खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी थी, हर एक के ऊपर पाबंदी थी, बीबी साहब के ऊपर पाबंदी, कोई मिल नहीं सकता था। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे ऊपर बात करें, देखिए ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए होता है, ये सारे प्रोपेगेंडे हैं, एक मुनज़्ज़म वो एक होता है ना कि एक बयानिया बनाना है। ओवरऑल अगर अपना पीपल्स पार्टी कंडक्ट देख ले, जो कहते थे कि तुम देखना चाहता है कि 4थी दफा वजीर आजम तो हम नहीं बनने देगा, वो आज किधर है? आज वो लेटा हुआ है। किन के आगे लेटा हुआ है? जिन्होंने उनको आज तो अंदाजे बयां भी मेरा ख्याल है बिलावल साहब के उसमें किया है। अच्छा, 4थी दफा वजीर आजम, लेकिन वो क्या करते? और पंजोता साहब सिस्टम की कंटिन्यूटी जरूरी थी ना? आप लोग तो मान नहीं रहे थे, आपकी सीटें ज्यादा थी पीएमएलएन से, आप लोग मान जाते ना इनसे बात करने को पीपल्स पार्टी से जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। तो फिर डील किसने की? बात तो तय होगी कि डील किसने की, किसने फॉर्म 45 लिए, किसने गवर्नमेंट ली, किसने वजारतें ली, किसने मुशीर बना, कौन उनके साथ मिलकर चल रहा है? कहाँ बने? नहीं बने ना। उन्होंने काबीना में तो कोई जगह नहीं ली पीपल्स पार्टी ने। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, इसी वजह से आज वो नाना का वो बनाया गया आइन, जिसके अंदर तरमीम करके, जिसके ऊपर डाका डाल के, जिसके ऊपर हमला करके, जमहूरियत के ऊपर हमला करके, और आज बड़े खुशी से मना रहे हमने ये कर दिया। भाई तुमने तबाही फेर दिया मुल्क की, तुमने अदलिया को कंप्रोमाइज कर दिया, इस वजह से क्योंकि तुम सारे खुद चोर थे, इस वजह से क्योंकि तुम्हें फॉर्म 45 के मुताबिक जो दानियाल साहब मियां साहब की आमद और रवानगी को कुछ पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे जोड़ कर देख रहे हैं इस बात से कि काजी साहब जब आए थे बतौर चीफ जस्टिस तो मियां साहब आ गए, अब जब वो चले गए तो फिर वो चले गए। और ऑन द अदर हैंड जो अटॉर्नी है आपके, वो भी बड़ी तारीफ उन्होंने की आज उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में, जबकि उनके कॉलीग्स 6 कॉलीग्स, मतलब कम तादाद नहीं होती है, आपने उनके व्यूज सुन लिए उनमें से एक के कि वो क्या कहते हैं और उन्होंने कितने संगीन शर्मनाक का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है फॉर द कंडक्ट ऑफ आउट गोइंग चीफ जस्टिस। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हुकूमती नुमाइंदा होता है, हुकूमत की तरफ से लगाया गया होता है, उसने हुकूमत की बोली तो आप जाहिर है फिर यानी कि अटॉर्नी जनरल की तारीफ को फिर वही पीएमएलएन की भी तारीफ तस्वुर किया जाए। वैसे नहीं, अपनी वो तारीफ से पीछे तो नहीं हट रहे पंजोता साहब। आई थिंक पीएमएलएन तो काफी मकाम पे उन्होंने तारीफ की है हमेशा, क्यों दानियाल साहब? देखिए, हमने तो कभी भी किसी जज के बारे में, इन तमाम लोगों के बारे में हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हमारी ना लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं। हमारा एक चीज़ नैरेटिव है कि इस मुल्क को मुस्तकम होकर आगे बढ़ना चाहिए। जो ऐसे जजमेंट्स हैं जो मुल्क में इंतशार पैदा करें, जो मुल्क में चीज़ों को ख़राब करें, वो अवॉइड करने चाहिए। ऐसे रिमार्क्स अवॉइड करने चाहिए और चीज़ों को मुफाहमत से बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन को रीराइट करने की कोई कोशिश ना करे। हम तो आइन के साथ खड़े हैं, कल भी आइन के साथ खड़े थे, आज भी आइन के साथ खड़े हैं और हम बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ चलेंगी। हमें किसी से कोई ग्रीवियंस नहीं है, किसी से कोई अपने डिसेंटिंग नोट्स होते हैं, चीज़ें हमारे इख्तिलाफ राय हो सकता है जजमेंट्स के साथ, लेकिन इस तरह की मलाइन कैंपेन जो ये करते हैं
ना हमने कभी की, ना हमारी ये सोच है। इनका डे वन से ये नैरेटिव है कि जो इनकी बात ना माने वो गद्दार है, वो चोर है, वो मीर जाफ़र है। पहले क्या कहते थे, न्यूट्रल हो, न्यूट्रल जानवर होते हैं, मीर जाफ़र होते हैं, न्यूट्रल ये होते हैं। उसके बाद कहा कि तुम न्यूट्रल हो, तुम न्यूट्रल नहीं होगे तो तुम ये हो या तुम गद्दार हो, तुम ये हो। फिर इन्होंने कहा कि कोई हमारा बाप नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि हम बाप से नेगोशिएट करना चाहते हैं। इनकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, इनकी जहनी कैफियत है। कभी एक स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ज़ायनिस्ट लॉबी के ये दामाद हैं, बच्चे इनके गोल्डस्मिथ्स हैं, पूरी दुनिया में वहाँ बैठे हुए हैं। और क्या है, व्हाट इज़ गोल्डस्मिथ? आपके गज़ा के लाखों लोग मरते हैं और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, उन बच्चों मासूमों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन इमरान खान के लिए इनकी लॉबिस्ट जो हैं, नहीं, ये तो अमेरिकी कांग्रेसमैन हुए ना, वो तो अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। कांग्रेसमैन 60 एक सेकंड उनको ह्यूमन राइट्स के लोगों को गज़ा के मासूम बच्चे नज़र नहीं आते? उनको वो बच्चे नज़र नहीं आ रहे जो मर रहे हैं? आपको क्यों नज़र आ रहा है कि सिर्फ उनको क्यों नज़र आ रहे हैं ऑक्सफोर्ड में जाना, नाम जाना, उसके ऊपर डिबेट शुरू होना, आपको तमाम चीज़ें होना, कभी क्या हमारी आंखों के आगे पर्दा बंधा हुआ है कि IMF पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज होने शुरू हो जाते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान IMF की बिल्डिंग के बाद। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि और मुसलमान गज़ा के बच्चों का कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए नाम लेने के कोई तैयार नहीं है? जो लोग मर रहे हैं उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 60 कितने मासूमियत से 60 सेनेटर्स लिख रहे हैं बाइडन को। आर वी दैट अलूफ और आर वी दैट स्टूपिड दैट वी डोंट नो कि आपको नहीं पता कि इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है? ये पाकिस्तान के एटॉमिक पावर होने की दुश्मनी है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ दुश्मनी है, पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश। लेकिन दानियाल साहब, क्या ये बहुत संगीन फिर आपकी बातें और इल्जामात तो मजीद आपकी तरफ सवाल बढ़ा देती हैं? क्योंकि अगर ये लोग इतने ज्यादा ये लोग ज़ायनिस्ट लॉबी के पैरोकार हैं, सब कुछ हैं, तो अभी आपने देखा कि आपके एलाय पीपल्स पार्टी ये इंप्रेशन रखते हैं कि इनके साथ डील की जा रही है। जाहिर है डील करने के लिए गवर्नमेंट ही डील कर रही है ना, हु एल्स इज ब्रोकरिंग द डील? आफ्टर अ ब्रेक फिर इसका जवाब तो आपसे लेना बनता है। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन, क्विक राउंड विद एवरीवन। आखिरी चंद चूंकि मिनट हैं तो सबकी इसके ऊपर बात आ जाए। नईम साहब, आप पहले बताएंगे, जो खान साहब से मुलाकातों के हवाले से इंकिशाफ किया है चांडियो साहब ने भी और वाडा साहब ने भी, कि उन्होंने कहा है कि आप लोग खुद चाहते हैं कि उनसे मुलाकात ना हो वरना वो एहतजाज का कह देते हैं हर दफ़ा। ये इसको जवाब इसका दें, क्योंकि एक तरफ नहीं मल्टीपल तरफ से आपके ऊपर ये तनकीद हो रही है। देखें, बात यह है कि हम खुद चाहते हैं हमारे ऊपर मुकदमात बनाएं, बात यह है कि हम खुद चाहते हैं कि हम जेल में जाएं, बात यह है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे वर्कर जेल में जाएं, बात यह है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे घरों में छापे मारे जाएं, बात यह है कि हम खुद चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए, बात यह है कि हम हर रोज कचहरियों के जाकर, हर कचहरी हर अदालत के अंदर जाकर खुद जाकर बात करें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम आकर सफाई देने आए हैं, और हर रोज साबित करने के लिए घर से निकलें और जाकर अदालत के अंदर दरवाजा खटखटाएं कि हमें दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाए। ये कैसी मंतक है? ये एक प्रोपेगेंडा है, एक प्लान है कि आप पॉलिटिकली तो इस जमात का कोई काउंटर, तो अब इसके वर्कर्स के अंदर बददिली पैदा की जाए ताकि वो जमात से हटे, इन लीडरान से हटे, इनके ऊपर एतमाद करें। नहीं, वो दानियाल साहब तो कह रहे हैं बददिल तो वैसे ही अवाम हो गए ना आपसे, क्योंकि जो लोग गजा के लिए आवाज नहीं उठाते, जिनके इंसानी हुकूक वहां पर जाके मर जाते हैं, उनके सिर्फ खान साहब के लिए जाग जाते हैं, तो वो तो अवाम तो कह रहे हैं दानियाल साहब वैसे ही बददिल है आपसे। देखें, बात यह है कि आवाम कोई बददिल नहीं है। जहां तक बात है 62 लेटर की, जब जो बात की गई है, कांग्रेस के सेनेटर थे, जो मेंबर्स थे, उनकी जो बात की जा रही है वो बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बादस्ती होती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना होती, यहाँ पर लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाता, तो कभी भी कोई लेटर ना लिखता, कभी भी कोई आवाज ना बुलंद करता। और अगर ये सारा नहीं हो रहा तो आप बता दें, आप हल्फन कह दें कि उसी एक चीज के अंदर भी कि जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो फिर मामला हल्फन पे आके रुका है कि भाई हल्फन बता दें कि क्या नहीं हो रही है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। चांडियो साहब, 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही? फिर आप की बातें बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत सारे सवाल जमा कर दिए, अभी टाइम बहुत कम है। पंजोता साहब की गुफ्तगू में ने इस सवाल से पहले जो उन्होंने तबसरा किया और बिलावल साहब पे भी बात की, पीपल्स पार्टी को मैंने सुना, वो क्या बड़ा मशहूर कहावत है ना, उर्दू का जुमला है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ की गुफ्तगू सुने, इनके अल्फाज का चुनाव देखें,
आप अपने जिनका मुकाबला नहीं है आपका, जिनकी धूल को आप नहीं पहुंच सकते, आप जो सन्ना से जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, चांडियो साहब, वो जो पानी आती है और आता है, तो ये नहीं पता आपका जमाना सुनिएगा, मुझे वो नहीं पता, आपको बने और आपकी सुनिए तो सही। चांडियो साहब की बात आ जाए, मैं फिर दानियाल साहब को मैंने पार्टिंग कमेंट लेना, उसका नाम लेना, आप कैसी बात दानियाल साहब की भी पार्टिंग बात आनी है, चांडियो साहब की बात सुन ले, पंजोता साहब सुन ले उनकी बात आ जाए। पंजोता साहब प्लीज होल्ड इट, ताकि उनकी बात तो आए ना, आखिरी टाइम है बिल्कुल। चांडियो साहब छोड़ें कि पहले बात फिर दादा फिर परदादा। जी पंजोता साहब प्लीज एक उनको बोलने में, उनकी बात तो आने दे, कोई समझ नहीं आ रही। राइट आई एम बीइंग टोल्ड नाज़रीन दानियाल साहब से, बिल्कुल आई विश आई कुड हैव स्पोकन मोर, बट थैंक यू टू द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।